नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय नंबर 7 की तरफ, जो कि बात बताता है विश्व के प्रमुख घटनाक्रम के बारे में। इस पूरे के पूरे अध्याय के अंदर हमने पढ़ा था कि किस प्रकार विश्व के अंदर ऐसी कौन सी घटनाएं थी जिसका प्रभाव पूरी की पूरी दुनिया पर होता है, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो या फिर सामाजिक तौर पर हो। हमने इस चैप्टर की शुरुआत करी थी अमेरिकी क्रांति से, फिर हम बढ़े और भाग 2 के अंदर हमने पढ़ी फ्रांसीसी क्रांति, और भाग 3 के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी क्रांति की जो पूरी तरीके से वर्गहीन समाज की संरचना करने वाला था, एक ऐसी क्रांति को जो पूरी तरीके से निरंकुश शासन को खत्म करने वाला था। तो हम बात करने वाले हैं भारत के दोस्त रूस की एक क्रांति की। तो चलिए चर्चा करते हैं रूस की क्रांति की। अगर मैं रूस की क्रांति की बात करूं तो रूस की क्रांति की शुरुआत होती है 1917 के अंदर। ये 6 साल तक पूरी की पूरी क्रांति चलती है और इस क्रांति का जो मुख्य ध्येय था वो क्या था? इस क्रांति का मुख्य ध्येय था कि वहां का जो निरंकुश शासक है, जो पूरा तरीके से निरंकुश शासक है, जिसका नाम है जार निकोलस दो, जिसका नाम है जार निकोलस दो, इसको पूर्णतः खत्म किया जाए। इसका जो शासन है वो पूर्णतः खत्म किया जाए, क्योंकि ये शासन नहीं था, ये पूर्णतः एक शोषण था। हमें देखने को मिलता है कि यहाँ जो रूस के अंदर अगर मैं बात करूं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा इलाका था, आज के रूस के से भी ज्यादा बड़ा इलाका था। उस पूरे के पूरे क्षेत्र के अंदर सिर्फ और सिर्फ शोषण चल रहा था। और किसका शोषण चल रहा था? वहां के एक निरंकुश राजा का शोषण चल रहा था, जिसका नाम था जार निकोलस द्वितीय। ये जार जो है वो अपनी केंद्रीकृत शासन से सारे के सारे संसाधनों को अपने पास रखता था। साथ ही साथ में रशिया का यानी रूस का पूर्णतः पतन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा था। अगर मैं कहूंगा कि इसका शासन चलता कैसे था, तो साहब सेना की मदद से। पूरा का पूरा सैनिक प्रभाव था शासन के अंतर्गत। और जहां पर हमें केंद्रीकृत शासन देखने को मिलता है, जहां पर हमें सैनिक प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, वो शासन अपने आप में पूर्णतः निरंकुश हो जाता है। ना ही न्यायालय की चलती थी, ना ही कोई विधायिका की चलती थी। मैं यहाँ पर कह रहा हूं विधायिका की नहीं चलती थी, इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि भले वहां पर राजा के अलावा यानी जार निकोलस द्वितीय के अलावा दूमा नाम का एक संसद भी था, पर वो पूरी तरीके से ताकतवर नहीं था। असली ताकत जो थी वो राजा के पास थी, यानी सत्ता का केंद्रीकरण राजा ने अपने पास कर रखा था। पर ये रूसी क्रांति जो थी वो एक वर्गहीन समाज की संरचना करती है, इतना बड़ा बदलाव लाती है। पर इस रूसी क्रांति के कारण क्या थे? तो चलिए चर्चा करते हैं रूसी क्रांति के एक एक कारण की तरफ, एक एक कारण को समझते हैं और इसका ऊपर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। अगर मैं रूसी क्रांति के कारण की तरफ करूं तो सबसे पहले था सब निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र इस वजह से क्योंकि राजा के ऊपर नियंत्रण करने वाला कोई भी संगठन नहीं, राजा के ऊपर नियंत्रण करने वाला कोई भी संगठन नहीं था। वहां पर हमें संसद जरूर देखने को मिलती थी, जिसको दूमा के नाम से जाना जाता था, पर वो भी राजा के अंतर्गत ही आती थी। यानी असली ताकत किसके पास थी साहब? राजा के पास। दूसरा पॉइंट, किसानों और श्रमिकों की दयनीय स्थिति। हमें यहां पर देखने को मिलते थे कि रूस के समाज के अंदर सामाजिक विषमताएं थी, जो कि तीसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट के साथ ही जुड़ा हुआ है। दूसरे पॉइंट इसे कहेंगे जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि सामाजिक विषमताएं थी। एक वर्ग जो था वो बड़ा कुलीन वर्ग था, ताकतवर था, और दूसरा वर्ग जो था वो पूर्णतः कमजोर वर्ग था, दमित वर्ग था, जिसका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर पूर्णतः शोषण हो रहा था। ये लोग जो थे वो देखने को मिलते हैं कि भूमिहीन किसान थे, साथ साथ में हमें देखने को मिलता है कि मजदूर थे। तो इस वजह से सामाजिक विषमताओं के कारण इस क्रांति ने जन्म लिया। दूसरे नेक्स्ट कारण के बारे में बात करूंगा तो कहूंगा सब अल्पसंख्यकों का विद्रोह। रूस के अंदर काफी सारे अलग अलग समुदाय थे, काफी सारे अलग अलग समूह थे, जातिगत समूह थे। इसके अंदर जो मुख्य जातिगत समूह था वो अन्य जातिगत समूह की अगर दृष्टि के हिसाब से कहूं कि अल्पसंख्यकों का यहां पर पूर्णतः शोषण हो रहा था। और क्योंकि शोषण हो रहा था तो क्रांति के अंदर होना लाजमी होता है। नेक्स्ट कारण है साहब जार निकोलस द्वितीय का व्यक्तित्व। ये जार निकोलस ना बड़ा खराब किस्म का व्यक्ति था, मंदबुद्धि था, कमजोर था, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि इसके शासन जो था वो शासन नहीं, शोषण था। अगर मैं जार निकोलस की बात करूं तो एक चरित्रहीन आदमी भी था, और इसके ऊपर पूरा का पूरा प्रभाव वहां की रानी और रासपुतिन नामक एक तांत्रिक का था। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है भ्रष्ट नौकरशाही। उस देश का पूर्णतः अंत होना या उस शासन का पूर्णतः अंत होना हमें लाजमी दिखता है जिसकी नौकरशाही पूर्णतः भ्रष्ट हो। क्योंकि अगर भ्रष्ट नौकरशाही होगी तो लोगों का जीना हराम हो जाएगा और लोग इसके खिलाफ क्रांति जरूर करेंगे। नेक्स्ट है प्रबुद्ध वर्ग की भूमिका। वहां पर हमें देखने को मिलता है कि अब एक ऐसी विचारधारा पनप रही थी जिसके अंदर वर्ग जो थे वो अपने आप में बढ़ते जा रहे थे। एक वर्ग जो था वो ये चाहता था कि साहब हमें राजा के साथ रहना है और हमारा ये शासन जो है वो चलता रहे। दूसरा वर्ग जो भले समझदार था, बुद्धिजीवी वर्ग था, वो पूर्णतः चाहता था कि लोगों का ये जो शोषण है वो बहुत ज्यादा हो चुका है विचारों का, अब इस दमन चक्र को तोड़कर और एक क्रांति लाने की बात है। मार्क्स के विचारों से हमें देखने को मिलता है कि काफी सारे नेताओं ने वहां पर जन्म लिया और उन्हीं नेताओं ने इस पूरी की पूरी क्रांति को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट हमें देखने को मिलते हैं सुयोग्य नेतृत्व, जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, चाहे लेनिन हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे हमें देखने को मिलता है ट्रॉट्स्की हो।
इन सभी बड़े बड़े नेताओं ने साम्यवादी विचारधारा को पूर्णतः बढ़ाया और एक वर्गहीन समाज की संरचना करने के अंदर बड़ा योगदान दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के अंदर रूस की पराजय के बारे में। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध के अंदर रूस की पूर्णतः पराजय होती है और रूस अपने काफी सारे क्षेत्रों को हारता जा रहा था, तो उस स्थिति के अंदर हमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा था, क्योंकि रूस अगर कमजोर होगा तो पूर्णतः हमें देखने को मिलेंगे कि सब देश के जो लोग हैं वो अपने आप में इससे बड़े ज्यादा परेशान होंगे। यानी प्रथम विश्व युद्ध के अंदर रूस की पराजय जो है एक बड़ा कारण बनती है, जिससे लोगों का गुस्सा पूर्णतः बढ़ता रहता है और वो क्रांति को एक जन्म देता है। तो चलिए एक एक कारण के ऊपर विस्तृत चर्चा करते हैं और देखते हैं कि साहब इस रूस की क्रांति ने, इतनी बड़ी क्रांति ने जन्म लिया क्यों। पहला कारण निरंकुश शासन। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो रूसी शासक था वो पूर्णतः निरंकुश था और स्वेच्छाधारी था। स्वेच्छाधारी यानी खुद की इच्छा से काम करने वाला, निरंकुश यानी कि उसके ऊपर कोई भी नियंत्रण जो था वो नहीं था। जैसे अगर हम आज की लोकतांत्रिक सरकारों की बात करते हैं तो उनके ऊपर नियंत्रण होता है, न्यायालय का नियंत्रण होता है, साथ साथ में विधायिका का नियंत्रण होता है और इसी नियंत्रण से पूरी की पूरी सरकारी व्यवस्था बढ़िया तौर पर चलती रहती। लेकिन यहां पर निरंकुश शासन था तथा राजा के दैवीय सिद्धांत के अधिकार के अंदर पूर्णतः विश्वास रखता। जैसे फ्रांसीसी क्रांति के अंदर लुई 16 जो था वो अपने आप को दैवीय सिद्धांत से जन्मा मानता था। वो अपने आप को मानता था कि साहब मैं तो राजा पूर्णतः बनूंगा ही, मैं तो राजा रहूंगा ही, मेरे ऊपर तो दैवीय आशीर्वाद है। हमें देखने को मिलता है जार निकोलस द्वितीय की भी ऐसी स्थिति थी कि वो दैवीय सिद्धांतों के अधिकार के अंदर पूर्णतः विश्वास रखता था। यानी आधुनिक काल पूर्णतः आ चुका था, लेकिन ये अभी भी पूर्णतः पुरानी बातों से अपने आप को लेकर चल रहे थे। रूस के जार ने प्रशासनिक सुधार हेतु द्यूमा, एक संसद की स्थापना करी। मैंने इस चैप्टर की शुरुआत में आपको कहा था कि भले रूस के अंदर एक संसद थी पर वो पूरी तरीके से ताकतवर नहीं थी। यानी जार निकोलस ने प्रशासनिक सुधार के लिए, ये बताने के लिए साहब के प्रशासनिक तौर पर सरकारी तंत्र के अंदर सुधार करने के लिए मैं एक द्यूमा की पूरी तरीके से रचना करता हूं, संसद की रचना करता हूं। पर हमें देखने को मिला कि साहब वास्तविक अधिकार जो थे वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास थे? सिर्फ और सिर्फ राजा के पास ही थे। वास्तविक अधिकार जो थे वो पूर्णतः किसके पास थे? तो सब सिर्फ और सिर्फ राजा के पास ही थे। दूसरा, हमें यहां पर देखने को मिलता है कि साहब जो किसान वर्ग था और साथ साथ में जो मजदूर वर्ग था उसकी पूरी तरीके से स्थिति दयनीय थी। इस बात को ध्यान से समझो। देखो, रूस के अंदर अगर मैं इंपॉर्टेंट तौर पे कहूं और सामाजिक वर्गों के बारे में बात करूं, या मैं कहूं कि साहब रूस के अंदर इंपॉर्टेंट तौर पे वर्ग कैसे थे या स्थिति कैसी थी, तो हमें यहां पर देखने को मिलता है दो तरीके के वर्ग थे। एक जिनके पास संसाधन है, एक जिनके पास संसाधन है और दूसरे जिनके पास संसाधन नहीं है। जिनके पास संसाधन है वे तो कुलीन वर्ग के लोग हुए, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी, बड़े बड़े सैन्य अधिकारी, राजा से जुड़े हुए लोग। जिनके पास संसाधन नहीं है वो सामान्य तौर पर आम लोग हो गए, भूमिहीन किसान हो या फिर मजदूर हो। तो ये जो सामाजिक विषमता थी वो अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी और उसने क्रांति को जन्म दिया। इस पॉइंट को समझिए। रूस का समाज दो वर्गों के अंदर विभाजित था। एक था साधन संपन्न व दूसरा था साधनहीन। यहाँ के लोग अधिकतर भूमिहीन किसान थे तथा उनकी स्थिति जो थी वो दासों जैसी थी और भूमि पर सामंत वर्ग का पूर्णतः अधिकार था। यानी असली ताकत जो थी वो किसके पास थी? तो हमें देखने को मिलता है राजा और उनके सामंतों द्वारा थी। यानी सामाजिक विषमता जो थी वो पूर्णतः यहाँ पर बढ़ती गई थी। नेक्स्ट कारण के बारे में अगर हम बात करें तो अल्पसंख्यकों का विद्रोह। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि चाहे बहुसंख्यक हो या फिर अल्पसंख्यक हो, दोनों के बीच में कटाव पूर्णतः आएगा अगर सबको अपने अपने अधिकार नहीं मिल रहे। रूस के अंदर भी हमें यहाँ पर बिल्कुल ऐसी चीज देखने को मिलती। रूस एक विशालकाय राष्ट्र था जहां पर मुख्यतः स्लाव जाति के लोग रहते थे, लेकिन जो और दूसरी जातियां थी जैसे कि पोल हो गए, यहूदी हो गए, चेक हो गए, कजाक हो गए, उज्बेक हो गए, ये अन्य जातियां भी यहां थी और निवास करती थी। लेकिन अगर मैं कहूं कि असली ताकत किसके पास थी, तो साहब सिर्फ और सिर्फ स्लाव जाति के पास थी। हमें यहां पर देखने को मिलता है कि रूस के जारों ने बाल्टिक, जॉर्जिया और पोलैंड जैसे क्षेत्रों का भी रूसीकरण कर दिया था। यानी ये ऐसे क्षेत्र थे जो पूरी तरीके से, अगर मैं कहूं कि प्रशासनिक तौर पर तो रूस के अंतर्गत थे, प्रशासनिक तौर पर तो रूस के अंतर्गत थे, लेकिन हमें यहां पर देखने को मिलता है कि किसी भी स्थिति के अंदर हमें यहां पर देखने को मिलता है प्रशासनिक तौर पर तो रूस के अंतर्गत थे, लेकिन ये सांस्कृतिक तौर पर पूर्णतः अलग थे। अब रूस ने पोलैंड, बाल्टिक, जॉर्जिया जैसे देशों का रूसीकरण शुरुआत करने की कोशिश करी, यानी अपनी संस्कृति इनके ऊपर पूर्णतः थोपने की कोशिश करी, और थोपने की कोशिश करी तो वहां पर हमें क्रांति देखने को मिली। रूसीकरण करने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप रूस में इन लोगों को ने विद्रोह पूर्णतः कर दिया। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं जार निकोलस द्वितीय का व्यक्तित्व। तो मैंने आपको बताया कि जार एक अंधविश्वासी, हठी, मंदबुद्धि, अयोग्य और चारित्रिक दुर्बलता तथा हमेशा चाटुकारों से घिरा रहने वाला व्यक्ति था।
वह रानी अलेक्जेंड्रा व रासपुतिन के प्रभाव के अंदर था। अभी रासपुतिन था ना, ये एक ऐसा व्यक्ति था जो बड़ा नीचे से उठकर एकदम से ताकतवर बन गया था। ऐसा कहा जाता है इसके पास तांत्रिक शक्तियां थी, जिसने पूरी तरीके से जार निकोलस को अपने प्रभाव के अंदर रख दिया। सोचो कैसे व्यक्ति जो है एकदम से इतना आगे बढ़ गया। नेक्स्ट अब कहेंगे साहब भ्रष्ट नौकरशाही। तो मैंने आपको बताया कि उस देश का पतन निश्चित है जिसकी नौकरशाही पूर्णतः भ्रष्ट है। अब रूस के अंदर निरंकुश शासन है, तो शासन के अंतर्गत जो लोग होंगे वो भी पूर्णतः भ्रष्ट होंगे। क्यों? क्योंकि जो पूरा का पूरा शासन था, जो पूरा का पूरा प्रशासन था, वो शुरुआत से लेकर अंत तक पूर्णतः गलत था, और गलत होंगे तो भ्रष्टाचार अपने आप में बढ़ेगा। रूस की नौकरशाही भ्रष्ट एवं संवेदनहीन थी, जिसके फलस्वरूप हमें प्रजा का शोषण बढ़ता गया, जनता के अंदर असंतोष जो था वो व्याप्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के अंदर रूसी सेना की पराजय हुई, और इसी भ्रष्ट नौकरशाही के कारण हमें इस प्रथम विश्व युद्ध के अंदर रूसी सेना की पराजय देखने को मिलती है। और इस पराजय से रूसी लोगों का मनोबल खत्म होता है, उनका मनोबल कमजोर होता है, और उनको ये समझ में आता है कि रूस जैसा ताकतवर देश है, हम इतने मेहनतकश लोग हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारी पराजय हो रही तो उसका कारण हम नहीं, हमारा देश नहीं, ये कौन है? तो सब जार निकोलस है। छठा, प्रबुद्ध वर्ग की भूमिका। विद्यालयों के माध्यम से रूसी विद्यार्थियों में राजनीतिक चेतना जागृत हुई तथा समाजवादी दलों ने भी उनका समर्थन मिला। रूसी विचारकों जैसे कि टॉल्स्टॉय, तुर्गनेव, मैक्सिस गोर्की, मार्क्स आदि ने, जिनके क्रांतिकारी विचारों का रूसी समाज के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। ये विचारक जो थे वो कुछ रूस के थे, कुछ रूस के बाहर थे, लेकिन इनका रूसी समाज के ऊपर बड़ा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है सुयोग्य नेतृत्व। क्योंकि भैया अगर क्रांति को बढ़ाना है तो आपको देखने को मिलेगा कि विचार जो है वो बड़े सशक्त होंगे, पर इन विचारकों को कौन बढ़ाएगा? तो साहब एक सुयोग्य नेता होगा जो पूरी की पूरी क्रांति को व्यवस्थित रख सके, जो ये जानता हो कि साहब लोगों से क्या करवाना है, क्या करना है, लोगों को किस प्रकार संगठित रखना है। इस वजह से रूसी क्रांति का जो सबसे बड़ा अगर मैं बात कहूं तो वो होगी साहब सुयोग्य नेतृत्व। कैसे नेता थे साहब? स्टालिन जैसे नेता थे, ट्रॉट्स्की जैसे नेता थे, लेनिन जैसे नेता थे, जिन्होंने अपने विचारों से लोगों को पूर्णतः मंत्रमुग्ध कर दिया था। और वो इस साम्यवादी विचार के अंदर लोग इतने ज्यादा जुड़ गए थे कि उनको लगा कि क्रांति जो है वो पूर्णतः होनी चाहिए, राजा को यहां से हटना चाहिए। रूस के अंदर जारशाही, जारशाही मतलब जार के पूरे शासन की बात कर रहे हैं। जारशाही के पतन के पीछे मिलुकाव, केनिंस्की, साथ साथ में ट्रॉट्स्की, स्टालिन और लेनिन जैसे सुयोग नेतृत्वकर्ता थे, जिनके मार्गदर्शन में रूसी जनता ने क्रांति की और पूर्णतः यहां पर सफलता पाई। यानी रूसी क्रांति जो थी वो पूर्णतः यहां पर होने वाली थी। लास्ट पॉइंट कारण के तौर पर अगर हम देख रहे हैं तो ऐसा प्रथम विश्व युद्ध के अंदर रूस की पराजय। 1 अगस्त 1914 को हमें विश्व युद्ध देखने को मिलता है। अब विश्व युद्ध हो रहा है जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है पहला ऐसा युद्ध है जिसमें विश्व की जो ताकतें हैं वो आपस में भिड़ने जा रही है। रूस अपने आप में बड़ी ताकत था, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखूं या संसाधनों की दृष्टि से देखूं तो अपार संसाधन थे, फिर भी रूस का हमें पराजय देखने को मिली। उसका कारण था जार निकोलस और उसका शासन। 1 अगस्त 1914 को रूस ने प्रथम विश्व युद्ध के अंदर प्रवेश लिया। रूसी सैनिकों के पास उस समय पर पर्याप्त संसाधन नहीं थे कि सब देश के पास इतने संसाधन है, राजा इतना ताकतवर है, इतना अमीर है, लेकिन रूसी सेना जो है उसको अभी भी कमजोरियां झेलनी पड़ रही है क्योंकि उसके संसाधन जो है वो पर्याप्त नहीं। रूस की निरंतर पराजय होती गई और रूस के काफी सारे ऐसे क्षेत्र जो थे वो जाते गए क्योंकि राजा का शासन पूर्णतः कमजोर था। रूस की जनता युद्ध जनित आर्थिक समस्याओं से जूझ रही थी, लेकिन शासक वर्ग युद्ध समाप्त करने के पक्ष के अंदर नहीं था। फलस्वरूप जनता ने यहां पर विद्रोह करना पड़ा और यह विद्रोह हमें देखने को मिलता है जो पूरी दुनिया 1917 की रूसी क्रांति के नाम से जानती है। अब ये 1917 के शुरुआती महीनों के अंदर ये पूरी तरीके से क्रांति हुई, और ये क्रांति हुई किस प्रकार, इस क्रांति का प्रभाव क्या था, वो जानना बहुत जरूरी है। प्रशासनिक अकुशलता और अकर्मण्यता के फलस्वरूप लोगों के अंदर असंतोष जो था वो भड़क रहा था। पेट्रोग्राड के सभी कारखाने, पेट्रोग्राड एक क्षेत्र है रूस के अंदर, उसके सभी कारखानों के अंदर हड़ताल कर दी गई थी। द्यूमा को पूर्णतः भंग कर दिया गया था। द्यूमा क्या है? तो बेटा संसद। हमने देखा था कि किस प्रकार जार ने प्रशासनिक सुधार के नाम पर द्यूमा, जिसे संसद या पार्लियामेंट कहा जाएगा, उसको बनाया था। तो संसद पूर्णतः वहां पर भंग कर दी गई। सैनिकों और मजदूरों ने मिलकर श्रमिकों और सैनिकों के प्रतिनिधित्व की परिषद बनाई, साथ साथ में सोवियत का गठन किया। ये जो परिषद है वो कहलाएगी साहब सोवियत। रूस के जार निकोलस द्वितीय को सिंहासन त्यागना पड़ा तथा अस्थायी सरकार की नियुक्ति की गई, क्योंकि जार के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मजदूर वर्ग हो, भूमिहीन किसान वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, सैनिक वर्ग हो, सभी वर्ग जो है वो एकत्रित होकर और सोवियत की संकल्पना यहां पर पूरी तरीके से कर रहे थे। अंत में बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राड के ऊपर अधिकार कर लिया और सत्ता लेनिन के हाथों में आ गई। रूस में सर्वहारा वर्ग की सरकार बन गई और रूस अब पहचाने जाने लगा साहब सोवियत संघ। एक सामान्य देश रूस था, अब वो पूर्णतः पहचाने जाने लगा
सोवियत संघ, दुनिया की पहली ऐसी सरकार जिसने अपने वर्गहीन समाज की संरचना पूर्णतः कर दी थी। यानी अब संसाधन जो थे वो पूर्णतः जनता के पास आ गए थे और राजा का शोषण पूर्णतः खत्म हो गया था। और ये जो कारण था वही हमें देखने को मिलता है कि रूस को एकदम से एक बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति बना देता है। और मैं अगर कहूंगा साहब, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आते आते तो रूस अपने आप में एक ताकतवर शक्ति बन चुका था। और उन्हीं दिनों के बाद से शुरुआत होती है अमेरिका और रूस के बीच में शीत युद्ध। चलिए, अब ये जो क्रांति हुई उसके परिणाम क्या हुए इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला परिणाम तो ये होगा कि साहब रूस के अंदर जारशाही का अंत हुआ और प्रथम साम्यवादी सरकार की घटना। अब यहां पर एक शब्द आया है साहब, साम्यवाद। अगर मैं यहां पर साम्यवाद की बात करूं, अगर यहां पर मैं साम्यवाद की बात करूं, साम्यवाद की बात करूं, तो साहब साम्यवाद का क्या मतलब हो जाएगा? साम्यवाद का मतलब है कि साहब एक ऐसा विचार जिसके अंदर हम ये देखें कि वर्गहीन, कौन से समाज की साहब? वर्गहीन समाज की संरचना। कि साहब जो भी संसाधनहीन है और संसाधन के साथ वाले लोग हैं वो पूरी तरीके से वर्ग ही खत्म हो जाए, सबके पास यहां पर समानता जो है वो आ जाए। वर्गहीन समाज की, सभा लिख दिया मैंने, इसको ठीक कर देता हूं, वर्गहीन समाज की संरचना। डन। इसका मतलब यह है कि साहब जो संसाधन है उनके ऊपर किसका अधिकार रहे? सब संसाधन के ऊपर जनता का अधिकार रहे, जनता का अधिकार रहे। अब साम्यवादी सरकार का पूरी तरीके से गठन यहां पर हो जाता है। क्रांति के बाद रूस विश्व की महाशक्ति के रूप में उभर कर आया था। संपूर्ण विश्व में अब दो गुटों के अंदर विभाजित हो गया था। एक गुट जो था वो था अमेरिका, जिसका नेतृत्व पूंजीवादी गुट था। हमें देखने को मिलता है सब, साम्यवादी की तरफ हमें पूंजीवादी गुट देखने को मिलता है। दूसरा हमें देखने को मिलता है रूस के नेतृत्व में साम्यवादी गुट देखने को मिलता है। यानी कि अब एक पूंजीवादी गुट जिसका अमेरिका सर्वे सर्वा था, दूसरी तरफ साम्यवादी गुट जिसका रूस सर्वे सर्वा था, जिसके विचार जो थे अब धीरे धीरे एशिया के देशों में, या मैं कहूंगा साहब पश्चिमी यूरोप के देशों, पूर्वी यूरोप के देशों में पूर्णतः फैल रहे थे। स्थिति हम देखते हैं कि रूस ने अपने आप को प्रथम विश्व युद्ध से पृथक कर लिया। रूस की क्रांति ने विश्व के अन्य देशों को राष्ट्रवादी और प्रगतिशील विचारों के अंदर विकास का योगदान दिया। सामाजिक समानता को पूर्णतः यहां पर बल मिला, शिक्षा का यहां पर विकास हुआ, महिलाओं को यहां पर आत्मनिर्भर बनने की दिशाओं के अंदर पूर्णतः यहां पर कार्य हुआ। हम यहां पर देखते हैं कि रूस का औद्योगिक विकास हुआ। अब इस बात को ध्यान से समझो साहब, जब सारे के सारे संसाधन जो है वो किसके हो जाएंगे? जनता के हो जाएंगे। तो जनता इस बात से खुश हो जाएगी कि साहब हम ये जो सारा का सारा काम कर रहे हैं ये अपने लिए और हमारे देश के लिए कर रहे हैं। जब जनता के अंदर ऐसी भावना आएगी, ऐसे विचार उत्पन्न होंगे, तो वो और ज्यादा मेहनत करेंगे, और मेहनत करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा एक बड़े स्तर के ऊपर औद्योगिक विकास हो। जब सरकार केंद्रीकृत होगी, अच्छी ताकतवर सरकार होगी, तो प्रशासन वहां पर सुचारू रूप से चल सकेगा। फलस्वरूप कृषकों के जीवन के स्तर के अंदर बड़ा सुधार आया। रूस की क्रांति के फलस्वरूप अधिनायकवाद जो है की स्थापना हुई। जर्मनी में हिटलर, इटली के अंदर मुसोलिनी का यहाँ पर पूर्णतः हमें उदय देखने को मिलता है, जो एक बड़े परिवर्तन की तरफ हमें दिखाता है। यानी बड़े बड़े प्रभाव पड़े, बड़े बड़े परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। तो आज भाग 3 में इतना ही। नेक्स्ट भाग के अंदर, अगले भाग के अंदर हम विश्व युद्धों के बारे में चर्चा करेंगे। आज हमने रूसी क्रांति की चर्चा करी, जो कि हमें बताता है कि किस प्रकार से विश्व के अंदर पहली साम्यवादी सरकार का गठन हुआ। आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहें और इन क्लासेस को निरंतर शेयर कीजिए। अंत में एक ही बात, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।